असाइनमेंट थी हमारी रिस्क असेसमेंट की केस स्टडीज, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कैसे किया जाता है वो अप्रोच डिस्कस करेंगे। तो पहले होम असाइनमेंट चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 1। जी क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। 1 के पार्ट ए में पहले 1 बाय 1। अच्छा हाँ सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि जी अगर फर्ज कीजिए सर आपने बताया था कि रिस्क को आपने लेफ्ट का साइड पे लिखना है और प्रोसीजर को राइट साइड पे। पार्ट ए है अगर रिस्क आइडेंटिफाई करें तो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, पार्ट बी उसके प्रोसीजर भी बताओ राइट साइड पे लिखेंगे। तो पेपर में तो वो हमारा फॉर्मेट के मुताबिक पैटर्न के मुताबिक रूल यह है पार्ट ए अलहदा पेज पे करना है, पार्ट बी अलहदा पेज पे। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, देखिए इस सिचुएशन में चूंकि जरूरी है कि जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया है प्रोसीजर उससे रिलेटेड ही बताने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप टॉप पे जो हमारे बॉक्स होते हैं 3 बॉक्स जिनमें क्वेश्चन नंबर लिखना होता है, आप वहां पे सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और फिर पार्ट ए और बी दोनों एक ही पेज पे लेफ्ट राइट करके आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, लेफ्ट राइट करके। यानी इस तरह के क्वेश्चन में जब हमसे रिस्क भी पूछे और प्रोसीजर भी पूछे तो आप फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लेफ्ट साइड पे पार्ट ए और उसी पेज के राइट वाले कॉलम में पार्ट बी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि मजबूरी अब यहाँ पे हमारी रिस्क इकट्ठे और प्रोसीजर इकट्ठे सारे नहीं कर सकते। पहले रिस्क बताना होता है उसके बाद उससे रिलेटेड प्रोसीजर। और ये प्रॉब्लम देखें अगर आप ऊपर नीचे भी फॉर्मेट वाला यूज कर रहे हो उसमें भी यही प्रॉब्लम होगी। आपने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, एक्सप्लेन किया, प्रोसीजर भी उसके बाद वाले बताना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में वैसे एक्सपेक्टेड ही है कि आई कैप जब क्वेश्चन सेट करेगा तो भी आई कैप इस तरह के क्वेश्चन में फिर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद पार्ट ए और बी नहीं लिखेगा, वो एक ही स्टेटमेंट में आपको कहेगा कि रिस्क को आइडेंटिफाई करें और प्रोसीजर भी बताएं, ठीक है। पार्ट ए बी नहीं करेगा। अगर इन केस करता भी है तो हमने लेफ्ट राइट करके उसी पैटर्न के मुताबिक आंसर करना होगा। क्लियर हो गया जी? जी असाइनमेंट की तरफ वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में उसने डिफरेंट सिचुएशंस हमें दी हैं 10। कह रहा है फॉर ईच इलस्ट्रेशन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क व्हिच इज मोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द इलस्ट्रेशन। क्या हमने क्या बताया, कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क। इसमें सबसे अहम लफ्ज रिक्वायरमेंट में कंपोनेंट का है, कंपोनेंट को अंडरलाइन कीजिए। बताइए किसी कंपोनेंट में आपको मसला हुआ हो, समझ में ना आया हो। 7 में कह रहा है ससेप्टेबिलिटी। अच्छा वैसे तो ससेप्टेबिलिटी से ही हमें पता चल जाना चाहिए था किस रिस्क की बात कर रहा है, हाँ इनहेरेंट रिस्क की, लेकिन फर्ज कीजिए उसने ससेप्टेबिलिटी का वर्ड यूज नहीं किया। ससेप्टेबिलिटी ऑफ लोन रिसीवेबल टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट बिफोर कंसीडरिंग रिलेटेड कंट्रोल। अब ये बिफोर कंसीडरिंग रिलेटेड कंट्रोल्स कह दे या विदाउट कंसीडरिंग रिलेटेड कंट्रोल्स कह दे, इसका मतलब क्या होगा, इनहेरेंट। यानी कंट्रोल्स को कंसीडर करने से पहले, तो कंट्रोल से पहले जो रिस्क होता है वो इनहेरेंट रिस्क ही होता है। ये क्लियर हो गया इनहेरेंट रिस्क। इसके अलावा 8 टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स मेक ए मेजर प्रोडक्ट ऑब्सोलीट। देखिए जो भी बिजनेस टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर में होते हैं या फैशन बेस्ड बिजनेस होते हैं, इनमें हमेशा रिस्क होता है कि टेक्नोलॉजी या फैशन चेंज होने से जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है वो ऑब्सोलीट हो जाएगी। और ये रिस्क इनहेरेंट होता है क्योंकि ये नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से रिस्क है कि दुनिया की हर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, हर फैशन बेस्ड जो बिजनेस है उनमें चेंज होने की वजह से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो सकती हैं। जैसे आप देखते होंगे जब कभी नए मॉडल आते हैं मोबाइल के, एग्जिस्टिंग या पुराने मॉडल उनकी प्राइस कम हो जाती है। तो ये नेचर ऑफ द बिजनेस ही ऐसा है, इसमें मैनेजमेंट का तो कसूर नहीं है। ये कौन सा रिस्क हुआ, इनहेरेंट रिस्क। और की क्वेश्चन 9 फॉर स्टॉक इन ट्रेड परपेचुअल इन्वेंट्री अकाउंट सिस्टम हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को अंडरलाइन कीजिए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं भैया, ठहर जाए। एक इन्वेंट्री अकाउंटिंग आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, इन्वेंट्री का सिस्टम होता है पीरियोडिक, एक होता है परपेचुअल। आप बता सकते हैं कि किस में टी अकाउंट बनता है इन्वेंट्री का,
परपेचुअल। और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? डिटेल 2 हरफी बात बतानी है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं। बेसिक डिफरेंस क्या है के हाँ जी, के परपेचुअल सिस्टम में हम साथ साथ एंट्री करते रहते हैं इन्वेंट्री की, और किसी भी टाइम पे हमारे पास इन्वेंट्री का अकाउंट का बुक बैलेंस भी होता है, और उसे फिजिकल बैलेंस के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं कि पूरा है कि नहीं। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में हम चूंकि साथ साथ इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे होते, परचेज या इश्यूएंस की, ईयर एंड पे जो क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई करते हैं उसी को हम एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो पीरियोडिक सिस्टम में हम ड्यूरिंग दी पीरियड किसी भी पॉइंट पे इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, अकाउंट की मदद से नहीं कर सकते, फिजिकली करना पड़ेगा। अब ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, अकाउंटिंग में तो आपने दोनों पढ़े होंगे, क्वेश्चन भी किए होंगे, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं दोनों में से कौन सा सिस्टम बेहतर है? पर क्यों सिस्टम बेहतर है, जरा गौर से सुनिएगा। सिस्टम इस वजह से बेहतर है कि अगर कोई बंदा हमारी इन्वेंट्री की चोरी कर रहा होगा तो हम परपेचुअल सिस्टम में तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पीरियोडिक सिस्टम में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परपेचुअल सिस्टम में चोरी की फिजिकल बैलेंस कम हो गया, लेकिन जो हमारा इन्वेंट्री टी अकाउंट में बुक बैलेंस है वो तो उतना ही रहेगा ना। तो हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बुक का क्लोजिंग बैलेंस है उसको सामने रखेंगे, स्टॉक टेकिंग करके फिजिकल इन्वेंट्री का बैलेंस सामने रखेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों में कोई डिफरेंस है तो इसका मतलब यह है कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट है, वो फ्रॉड भी हो सकता है। तो परपेचुअल का सिस्टम बेहतर। आपको याद है आप अकाउंटिंग में एक क्वेश्चन किया करते थे जिसमें वो कहता था इन्वेंट्री का बुक बैलेंस इतना है, फिजिकल बैलेंस इतना है, दोनों डिफरेंट है, और नीचे 5, 6, 7, 8 एडजस्टमेंट देता था, कहता था रिकंसाइल करो। वो किस तरह के सिस्टम में रिकंसिलिएशन बनती है? ये परपेचुअल में, क्योंकि पीरियोडिक में तो टी अकाउंट बनता ही नहीं, उसका बैलेंस ही नहीं आ सकता। तो इसीलिए याद रखें कंट्रोल पर्पज से के कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग रखने के लिए बेहतर सिस्टम कौन सा होता है? क्यों? क्योंकि परपेचुअल में हम स्टॉक टेकिंग करके इन्वेंट्री की उसे बुक बैलेंस के साथ रिकंसाइल कर सकते हैं। पीरियोडिक में स्टॉक टेकिंग तो कर सकते हैं लेकिन रिकंसाइल नहीं कर सकते बुक बैलेंस के साथ। क्यों? टी अकाउंट बन ही नहीं रहा। भाई ये बात समझ आई? तो दोनों में से कौन सा सिस्टम बेहतर है? परपेचुअल। अब बताइए, वो कह रहा है परपेचुअल के मुताबिक परपेचुअल सिस्टम स्टैब्लिश नहीं किया, यानी पीरियोडिक के मुताबिक काम कर रहे हैं, कंट्रोल स्ट्रांग होगा वीक होगा? वीक होगा, क्योंकि आप रिकंसिलिएशन नहीं बना सकते अब बुक बैलेंस की और फिजिकल बैलेंस की। जी क्लियर हो गया? ये इससे रिस्क हमारा इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया? मेरे भाई जी ने पूछा था। और कोई क्वेश्चन? 10 ABC कंपनी ए क्लाइंट लैक्स सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल टू कंटिन्यू ऑपरेशन। टू कंटिन्यू ऑपरेशंस को अंडरलाइन कीजिए। टू कंटिन्यू ऑपरेशंस, इससे हमें लग रहा है कि वो गोइंग कंसर्न की तरफ लेके जा रहा है। तो ज़हन में रखिए हर वो इशू जो गोइंग कंसर्न को इफेक्ट कर रहा होगा वो इनहेरेंट रिस्क होता है। हर वो रिस्क जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रही है, क्योंकि गोइंग कंसर्न इटसेल्फ इनहेरेंट रिस्क है। दुनिया का कोई भी बिजनेस हो उसमें ये रिस्क जरूर होता है कि पता नहीं अगले साल चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, फ्यूचर में पता नहीं चलता है कि नहीं। आपको तो बड़े बड़े मशहूर बिजनेस हैं वो भी बंद हो चुके हैं। बिजनेस में फ्लक्चुएशन आती रहती है, कोई भी बिजनेस ये नहीं कह सकता कि गारंटी है कि मैं अगले सालों में चलूंगा। तो गोइंग कंसर्न एक इनहेरेंट रिस्क होता है जो हर कंपनी में बिल्ट इन होता है। तो इसलिए हर वो इशू जो गोइंग कंसर्न को इफेक्ट कर रहा होगा हम उसे क्या कहेंगे? इनहेरेंट रिस्क। जी और कोई क्वेश्चन पार्ट ए में? 4 डिसबर्समेंट को अंडरलाइन कीजिए। आपकी आदत है जब कोई मुश्किल काउंटिंग मुश्किल लफ्ज आता है ना इंग्लिश का, आप उसको गूगल नहीं करते, डिक्शनरी में उसका मतलब नहीं देखते, बल्कि समझते हैं कि ये पता नहीं कोई मुश्किल कंसेप्ट है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात मुश्किल कंसेप्ट होता है लेकिन वो वर्ड्स यूज होने की वजह से मुश्किल होता है, उसमें कोई टेक्निकल बात नहीं होती। डिसबर्समेंट कहते हैं पेमेंट्स को। कह रहे हैं पेमेंट्स हैव अकर्ड विदाउट प्रॉपर अप्रूवल, अप्रूवल के बगैर पेमेंट कर दी तो रिस्क हमारा इंक्रीज होगा। और ये कौन सा रिस्क है? कंट्रोल रिस्क है। जी और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। पार्ट बी में आ जाए। अच्छा, पार्ट ए सिर्फ आपके वो जो कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए था,
या आपको इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क समझाया गया था, उसकी एग्जाम्पल्स उधर नहीं लिखी गई थी इतनी, तो एग्जाम्पल्स आप यहां से उठा के उधर छाप सकते हैं। असल में जो एग्जाम स्टाइल का क्वेश्चन है ना, एग्जाम स्टाइल का, वो पार्ट बी है। पार्ट बी के साथ लिख दे एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन, यानी एग्जाम में पार्ट ए जैसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पार्ट बी। यानी फर्क क्या, एग्जाम में हमसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ ये रिस्क कौन सी टाइप का है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में वो करंट जो उसकी प्रैक्टिस है नहीं पूछा, बल्कि क्या पूछता है कि बताओ रिस्क इंक्रीज होगा कि डिक्रीज नहीं होगा, किस इंफॉर्मेशन से रिस्क इंक्रीज होगा ये बताओ। जो उसकी केस स्टडीज होती है उनमें क्या पूछता है, वो कहता है कंपोनेंट ऑफ रिस्क तो दूर की बात है, वो छोड़ो, वो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं पूछता। मैं आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को पढ़ के मुझे इतना बता दो कि रिस्क इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहां पे भी आपने सिर्फ इतना बताना है कि रिस्क इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज या नो इफेक्ट। आपको पता है वो स्टेटमेंट जब हम केस स्टडी पढ़ते हैं उसमें किसी इंफॉर्मेशन से रिस्क इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन हर स्टेटमेंट से रिस्क इंक्रीज नहीं हो रहा होता। ठीक है, जैसे वो अगर क्वेश्चन में लिख दे केस स्टडी में रिस्क असेसमेंट की केस स्टडी एंड में रिक्वायरमेंट है रिस्क आइडेंटिफाई करें, और पहली लाइन लिख दे यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। इस लाइन में बताइए कोई रिस्क है? हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क इसी लाइन में है कि आप ऑडिटर हैं, लेकिन इसको एग्जाम में नहीं हम लिखते, ये न्यूट्रल स्टेटमेंट है, इससे कोई रिस्क आइडेंटिफाई नहीं होता। तो क्वेश्चन में इस तरह की स्टेटमेंट आती है, किसी स्टेटमेंट से रिस्क आइडेंटिफाई होता है, किसी से नहीं। वो इसकी प्रैक्टिस करवा रहा है आपसे कि क्या आप बता सकते हैं किस स्टेटमेंट से रिस्क इंक्रीज हो रहा है, किससे नहीं। 5 सिचुएशंस हैं जी, बताइए कोई ऐसी समझ। 5, द ऑडिटर हैज बीन ऑडिटिंग द कंपनी फॉर द पास्ट 3 years। ठीक है, तो क्या रिस्क है? रिस्क है कोई रिस्क? ये तो हमारा रिकरिंग ऑडिट है ना, इनिशियल ऑडिट तो नहीं है। बताइए इनिशियल ऑडिट में रिस्क ज्यादा होता है कि रिकरिंग ऑडिट में? इनिशियल, तो ये रिकरिंग ऑडिट है, इसमें तो हमारा क्लाइंट के बारे में ज्यादा नॉलेज होगा, ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, इसमें तो रिस्क हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है जी। हाँ, यही इंतजार कर रहा था मैं कि फेमिलियरिटी थ्रेट कोई लफ्ज बोले और मैं उसको पकड़ूं। ए भैया मेरी बात सुन ले, ये फेमिलियरिटी थ्रेट चले मैं मानता हूं अगर राइज होता है, लेकिन क्या सोल्यूशन में लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे भला? उसकी रिक्वायरमेंट में नहीं है। रिक्वायरमेंट में कह रहा है रिस्क, तो आपने रिस्क बताने हैं, थ्रेट थोड़े बताने हैं। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? रिस्क। रिस्क अब लिखे, यहां पे लिखे रिस्क और थ्रेट में फर्क है। ऐसे नहीं मैं आपको कहता कि 6 महीने की तैयारी एक तरफ और रिक्वायरमेंट को पढ़ना समझना एक तरफ, कोई तो बात है उसमें। रिस्क और थ्रेट में फर्क होता है। ये लाइन लिख ली, लाइन लिख ली। हाँ, अब सुने, नीचे एक छोटी सी हेडिंग दे दे, हम क्यों फेल होते हैं। ये इसके ऊपर तो वैसे बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा सकती हैं, ये तो नामुमकिन है कि मैं आपको 2-4 घंटे में सारी रीजन बता दूं किस वजह से आप फेल होते हैं। वक्तन फवक्तन जैसे जैसे कोई रेलिवेंट बात आएगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। अभी एक रीजन लिखे हम क्यों फेल होते हैं, चाहे यहाँ पे लिखे या चाहे पहले पेज पे लिख दें। ठीक है, पहले पेज पे लिख दें जहां पे आप सारी रीजन इकट्ठी, और भी मैंने आपको कभी कभार कहता हूं ना ये चीज लिख लें। हाँ लिखें, हम क्यों फेल होते हैं उसके अंदर रीजन लिखें। हाँ, क्योंकि एग्जाम में जो एग्जामिनर पूछे वो बताना होता है। क्योंकि एग्जाम में जो एग्जामिनर पूछे वो बताना होता है, जबकि हम जो हमें आता है वो बताते हैं। यानी जो एग्जामिनर ने पूछा वो नहीं बताएंगे, जो खुद को आता है ना वो बताएंगे। पता भी होगा एग्जामिनर ये नहीं पूछ रहा, वो दाएं की बात पूछ रहा है, ये बाएं तरफ बात जा रही है, फिर भी लिख रहे होते हैं उसको। तो इसीलिए पहले एग्जामिनर ने मार्किंग स्कीम में उस चीज के मार्क्स नहीं देने जो आपने लिखी है, उसने उस चीज के मार्क्स देना है जो उसने पूछी है और आपने लिखी है कि नहीं लिखी। तो एग्जाम में अगर उसने रिस्क पूछा है, थ्रेट के ऊपर पैराग्राफ भर दे, कोई नंबर नहीं मिलेगा, थ्रेट तो पूछा ही नहीं उसने। तो रिस्क में और थ्रेट में फर्क होता है। हमने क्या लिखना है? जो पूछेगा। शाबाश।
ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? जी जी। नहीं, थ्रेट और चीज होती है, रिस्क और चीज है। थ्रेट बढ़ने से रिस्क नहीं बढ़ता, क्योंकि थ्रेट और चीज है, रिस्क और चीज है। थ्रेट और चीज है, रिस्क और चीज है। इसकी समझ आई आपको? थ्रेट और एग्जामिनर जो पूछेगा वो ही बताना है, ठीक है। वो असल में थ्रेट, अब टेक्निकल बात पता नहीं अब समझ आए ना है। रिस्क का ताल्लुक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, थ्रेट का ताल्लुक होता है ऑडिटर से, ऑडिटर इंडिपेंडेंस से। ये समझ नहीं? ये समझ आ गई बात आप? बेहतरीन हो गया। चले जी, अब मुतमिन है जी। और कोई क्वेश्चन? बी, हाँ थर्ड, बिल्कुल थर्ड भी पूछना चाहिए था आपको। थर्ड में कह रहा है इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट टू दी फाइनेंस डायरेक्टर। तो फाइनेंस डायरेक्टर को रिपोर्ट करें तो ये सही है ना? क्यों सही, क्यों नहीं है? फाइनेंस डायरेक्टर नहीं होता, वो मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। फाइनेंस, आपने लॉ में पढ़ा था ना, किसी के नाम के साथ डायरेक्टर आ जाने से वो डायरेक्टर नहीं बनता। तो फाइनेंस डायरेक्टर कौन है भला फिर? CFO। हाँ जी बिल्कुल। इसे कुछ जगहों पे, कुछ अमेरिकन बुक्स में फाइनेंशियल कंट्रोलर भी कहते हैं, लिखते हैं। तो फाइनेंस डायरेक्टर या फाइनेंशियल कंट्रोलर या CFO एक ही चीज है। असूली तौर पे क्वेश्चन सेट करते हो, उसे CFO का नाम लिखना चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन अगर वो फाइनेंस डायरेक्टर या फाइनेंशियल कंट्रोलर लिख देता है तो आपको पता होना चाहिए ये तकरीबन CFO ही है। तो वो इंटरनल, अब ये समझ आ गया, अब इंटरनल ऑडिटर CFO को रिपोर्ट करा तो प्रॉब्लम है जी। और ये क्वेश्चन 4, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैज एक्सपीरियंस हाई रेट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट में नहीं आते, खुदा का खौफ करे भैया नहीं आते। वो लंबी चौड़ी एक डायग्राम बनाई थी जो वो भूल गए, 2 साहब गवर्नर से एक्सप्लेन किया था जिस दिन, उसने भाई ने छुट्टी की थी मुझे लगता है। दोबारा बता दे, ये फरमाइशी प्रोग्राम है? वाह हाँ। थोड़ी देर बाद आप कहेंगे सर नूर जहां की आवाज में कमीज तेरी काली सुना दे, तो मैं वो करना शुरू कर दूंगा। भैया नहीं, मैंने लेक्चर मैंने लेक्चर प्लान किया होता है ICAP के सिलेबस को सामने रख के, कॉलेज ने हमें जितने लेक्चर्स एलोकेट किए उनको सामने रख के, और जो क्लास में आपकी घटिया किस्म की परफॉर्मेंस होती है उसको सामने रख के लेक्चर प्लान किया होता है। इसमें इतने से टाइम में भैया इतना ही समझाया जा सकता है जितना को मैं समझा सकता हूँ आपको, ठीक है? नहीं, आप ऐसा कीजिएगा, क्लास के बाद समझ लीजिएगा अपने दोस्त से। इतना फारूक थोड़ी मैं क्लास के बाद आपके लिए बैठा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। टीए रूम में आ जाइएगा, ठीक है? अगर मैं बैठा हुआ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना कोई टीए होगा वो आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर देगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये, हाँ 4th पूछ रहे थे आप भाई, ये कितने स्टूडेंट्स को पता है कि मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स दोनों डिफरेंट है, और कितने स्टूडेंट्स को नहीं पता? चलें, नहीं अभी मैंने बताया है दोनों डिफरेंट है, अभी भी पता नहीं चला तो फिर क्यों हाथ उठाया आपने? आपके नहीं सर हमें पता है कि मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स दोनों डिफरेंट होते हैं। दोनों में से कौन सा हायर पोजीशन पे है? डायरेक्टर्स, ठीक है। फाइनेंस डायरेक्टर डायरेक्टर्स का हिस्सा है कि मैनेजमेंट का हिस्सा है? इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट की निगरानी करके जो भी मसले मसाइल हो मैनेजमेंट को ही बताने चाहिए कि डायरेक्टर्स को बताने चाहिए, ठीक है? ये कंसेप्ट है। क्लियर हो गया मेरे भाई? चलिए और कोई क्वेश्चन? अच्छा 4th है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैज एक्सपीरियंस्ड ए हाई रेट ऑफ टर्नओवर ऑफ की पर्सोनल। ये टर्नओवर को अंडरलाइन कीजिए। असल में मसला इसमें कोई ऑडिट का नहीं था, सिर्फ आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी का था। आपने कहा होगा टर्नओवर का मतलब अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं सेल्स। तो टर्नओवर अगर एम्प्लॉइज वर्कर्स के कंटेक्स्ट में ये टर्म यूज हो, इसका मतलब है हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज का आना जाना, यानी फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं फिर कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, नए आ रहे हैं फिर कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। अब मुझे बताइए, जहां पे एम्प्लॉइज ज्यादा आ जा रहे होंगे वहां पे तजर्बेकार कॉम्पिटेंट लोग बैठे होंगे कि ना तजर्बेकार लोग बैठे होंगे?
तो वो ज्यादा फिर रिस्क है उसमें कि ज्यादा गलतियां करेंगे। भाई ना तजर्बेकार टीम हो तो ज्यादा गलतियां करती है ना, तो यही कंसेप्ट समझा रहे हैं हमने कि एम्प्लॉइज का टर्नओवर आना जाना ज्यादा है, इसलिए रिस्क ज्यादा होगा हमारा। जी मेरे भाई। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है सारी दुनिया के बेहतरीन लोग आके कंपनी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, 2-3 महीने के फिर चले जाते, ये भी हो सकता है। भैया मुझे बताए, हमारा ऑडिटर की जो आत्मा है हमारे अंदर, वो पॉजिटिव चीज को देखती है कि नेगेटिव को देखती है? नेगेटिव को देखती है। ठीक है, तो हमने वो मैनेजमेंट हमें बताएगी। फिर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू मैनेजमेंट का होता है, ऑडिटर का नहीं होता। अगर हम हर चीज को पॉजिटिव लेके चलना शुरू कर देंगे, फिर हमने पकड़ लिए मिस स्टेटमेंट, फिर नहीं हमारे हाथ। ठीक है, नेगेटिव होकर सोचना, फिर मैनेजमेंट प्रूव करेगी कि मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए 1 क्लियर हो गया। 2 में कोई प्रॉब्लम? 3 में कोई प्रॉब्लम? 3 में? किस में? 6 चले। ड्यूरिंग द ईयर लिटिगेशन फाइल्ड अगेंस्ट ASML 2010 was withdrawn. It was alleged that the company discharged pollution to locality. Disclosure made in previous financial statement have been removed from current year's financial statement. अच्छा मुझे बताइए, कंपनी के खिलाफ लीगल केस फाइल हुआ इस साल, रिस्क ज्यादा है कि कम हुआ? क्योंकि कंपनी ने उसको अप्रोप्रिएटली हो सकता है डिस्क्लोज ना किया, रिकॉर्ड ना किया हो। अच्छा, लेकिन पिछले साल में केस फाइल हुआ था, इस साल केस वापस ले लिया गया, रिस्क रिड्यूस हो गया। ठीक है, उसने क्वेश्चन में कह रहा है मैंने डिस्क्लोजर रिमूव कर दिए, तो कर दिए, जाहिर है लिटिगेशन की वजह से डिस्क्लोजर आ रहे थे, अब वो चीज ही नहीं रही जिसकी वजह से डिस्क्लोजर आ रहे थे, तो डिस्क्लोजर भी नहीं रहेंगे। ये उसने सही किया, मिस स्टेटमेंट नहीं है, इसकी वजह से रिस्क हमारा कम हो गया। नहीं, क्वेश्चन की नेगेटिव का ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को चैलेंज कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन की जो उसने कह दिया कि ये है, ठीक है, उसको तो हम चैलेंज नहीं कर सकते ना। उसको उसने कह दिया कि केस वापस ले लिया गया, हम अब ये अज्यूम नहीं कर सकते हो सकता है केस वापस अभी भी चल रहा हो और उसने फिर भी डिस्क्लोजर रिमूव कर दी हो। क्वेश्चन की जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसको चैलेंज नहीं करना। इसके बाद 8 सुन लें। ए पब्लिक ऑफरिंग ऑफ ASML शेयर। पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है? शेयर इशू करना। ये आपको याद है कि हमने चैप्टर 3 में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की एग्जांपल में पता नहीं ये पॉइंट पढ़ा था कि नहीं, कि अगर कंपनी ने बिजनेस को या शेयर को सेल करना हो, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? वो कह रहे हैं अगले साल के एंड पे कंपनी ने शेयर्स को इशू करना है, जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हैं। तो बताइए जनरल पब्लिक क्या चीज देख के तो शेयर की प्राइस पे करेगी? प्रॉफिट और एसेट। तो हाई प्राइस लेने के चक्कर में जनरल पब्लिक से हो सकता है कि मैनेजमेंट प्रॉफिट और एसेट्स को ओवरस्टेट करे। प्रॉफिट्स और एसेट्स को ओवरस्टेट करने से हो सकता है कि ज्यादा प्राइस जो है वो शेयर होल्डर से लेने के लिए ओवरस्टेटमेंट कर रही हो उसको। क्लियर होता है ये कंसेप्ट? और कोई क्वेश्चन? 5. During 2012, ASML changed the method of preparing its financial statement from cash basis to accrual basis under generally accepted accounting principle. अच्छा, 8 को खास तौर पे मार्क करें, 8 अहम क्वेश्चन है। ठीक है, ये कंसेप्ट उसे 2 अटेम्प्ट पहले CFAB की केस स्टडी में पूछा था। तो ये जो होता है ना कि इंटेंडेड सेल ऑफ बिजनेस आर शेयर्स, ये एक रिस्क फैक्टर होता है, इसको खास तौर पे हाईलाइट करें, ये सबसे अहम है प्रोबेबली इन पूरे एग्जांपल्स में से। अभी नहीं, 5th उन्होंने बता रहे थे वो 5th का, कि कंपनी ने, हाँ अभी जो मैंने कहा ना सबसे अहम है वो 8वां वाला रिस्क है, लेकिन अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो 5वां है। कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस के ऊपर आ गए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपको लग रहा होगा जी ये तो बेहतर है, इससे तो रिस्क कम होना चाहिए, लेकिन याद रखिए रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि जब कभी कोई नया सिस्टम यूज किया जाता है, कंपनी के पास एक्सपीरियंस नहीं होता एम्प्लॉयज के पास उसको हैंडल करने का। इसी तरह की एक और एग्जांपल भी वो पूछ सकता है कि कंपनी ने एग्जिस्टिंग सिस्टम मैनुअल था, कंपनी ने नया IT सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम इंस्टॉल किया इस साल, बताइए कोई रिस्क है?
हम कहेंगे आइंदा सालों में तो शायद अब गलतियां कम हो, लेकिन जिस साल नया आईटी सिस्टम इंस्टॉल किया है इस साल गलतियों का चांस ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है कंपनी के जो एम्प्लॉइज है इस सिस्टम को सही तरीके से ना समझ पाए हो और पहले मैनुअली एंट्री कर रहे थे। अब ये जब आईटी सिस्टम के ऊपर एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे होंगे, रिस्क है कि गलत एंट्री रिकॉर्ड करना। ठीक जी, क्लियर हो गया ये फिफ्थ? और कोई क्वेश्चन? 3 भी क्लियर है जी। इसके बाद आइए 4 पे। 4 में कोई प्रॉब्लम? 4 का पहले ए पार्ट डिस्कस करते हैं। ए में कोई प्रॉब्लम? डिस्कस कर दूं इसको? 3 और 4 चलें। 4A, Bill Smith was the CEO and director of Miller Tractors Limited until he died unexpectedly. After his death, his son Will Smith became the new CEO of Miller Tractors and embarked on a cost-cutting strategy, which included a reduction in key staff in the credit department. क्रेडिट डिपार्टमेंट को अंडरलाइन कीजिए। कहता है नया सीईओ आया और उसने अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए क्रेडिट डिपार्टमेंट के लोगों को फारिग कर दिया। अब क्रेडिट डिपार्टमेंट में कौन सा लोग होते हैं भला, क्या काम करते हैं? ये फैसला करते हैं किसको क्रेडिट सेल करनी है, किसको क्रेडिट सेल नहीं करनी। क्रेडिट डिपार्टमेंट के लोग क्या करते हैं? फैसला करते हैं किसको क्रेडिट सेल करनी है, किसको क्रेडिट सेल। इनका परचेजेस से ताल्लुक नहीं होता, ये क्रेडिट सेल को डील कर रहे होते हैं, क्रेडिट परचेजेस को नहीं करते क्रेडिट डिपार्टमेंट के लोग। इनको निकाल दिया। अब बताइए इनका काम ही होता है देखना, अप्रूव करना कि किस बंदे को कितनी क्रेडिट सेल करनी चाहिए, किसको कम किसको ज्यादा। ये अप्रूवल देते हैं इस लिमिट की कि किस बंदे को हमें किस कंपनी को कितनी क्रेडिट सेल करनी चाहिए। एम्प्लॉइज को निकाल दिया। बताइए अब क्या होगा जब कभी एम्प्लॉइज को निकाल दिया जाए, डाउन साइजिंग कर दी जाए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी पॉसिबल होती है? नहीं। इसका मतलब है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पॉसिबल नहीं, कोई एम्प्लॉइज नहीं है। प्राइस कम कर दें तो फिर एक एक एम्प्लॉइज को ज्यादा काम करने पड़ते हैं ना, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज तो खत्म हो गई। तो बताइए पहले कह रहा है प्रोवाइड ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई द सिचुएशन कंस्टिट्यूट्स एन ऑडिट रिस्क। बता देंगे क्यों ऑडिट रिस्क है ये? क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं रही अब। बी इंडिकेट एंड जस्टिफाई कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क मॉडल इफेक्टेड। कंट्रोल रिस्क, क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल की एग्जांपल है। इंटरनल कंट्रोल्स की और कौन कौन सी एग्जांपल मैंने आपको सिखाई हुई है? हाँ जी, हाँ, रिकंसिलिएशन, अप्रूवल और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल वीक है। फिर कह रहे हैं इंडिकेट की अकाउंट बैलेंस इफेक्टेड। कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है इनकम स्टेटमेंट में? कौन सा एरिया इफेक्ट हो रहा है? रिसीवेबल। इंडिकेट द ऑडिट असर्शन टू बी टेस्टेड। असर्शन कौन सी इफेक्ट हो रही है? क्या एग्जिस्टेंस, क्या कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। क्योंकि अब अगर सही तरीके से चेकिंग नहीं करेंगे क्रेडिट सेल करने से पहले तो आप हर एरे गैरे को क्रेडिट सेल कर रहे होंगे। क्रेडिट डिपार्टमेंट का काम यही होता है ना, चेक करके जो जेन्युइन बंदे हैं, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन, मार्केट रेपुटेशन स्ट्रांग है, उन्हीं को क्रेडिट सेल करें, अप्रूव करें। तो अगर अब ये काम सही तरीके से नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा? हम हर एरे गैरे बंदे को क्रेडिट सेल कर रहे होंगे। तो अल्टीमेटली फिर जो क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर्स रिकॉर्ड हुए, क्या रिकवरी हमें हो जाया करेगी? नहीं। अब इसका मतलब है बैड डेट्स ज्यादा हुआ करेंगे। तो रिस्क किस में हुआ, किस असर्शन में हुआ? वैल्यूएशन में नहीं, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसीवेबल्स में। असर्शन का पूरा नाम वैल्यूएशन नहीं है, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, यही नाम है ना पूरा। अकाउंट बैलेंस की बाकी की 5 असर्शन कौन सी है? एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। ना, हाँ, कट नहीं, कट अच्छा किया, कट को कट कर दिया। चलिए ठीक है, शाबाश जी भैया। वो मैं अभी बताता हूँ, मैंने 1-2 जगह पे और भी करेक्शन करवानी है। पहले बताइए जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ये समझ आ गया? चलिए बी, your client is a large car manufacturer that uses an electronic data interchange system to transmit purchase order to its many suppliers। क्या आईटी सिस्टम उसने यूज किया है? वो कहता है कि आप लोग तो आईटी सिस्टम यूज करते हैं ना सिर्फ मैसेज करने के लिए, हम लोग आईटी सिस्टम यूज करते हैं किस लिए? अपना परचेज ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करने के लिए सप्लायर्स को।
हमने जब सप्लायर को कहना था ना भाई इतना माल इस दिन भेजो, अब बंदा नहीं भिजवाते उसके पास, इलेक्ट्रॉनिकली इधर से परचेज ऑर्डर बना के उसको ईमेल कर देते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, ईच सप्लायर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट्स एन इनवॉइस विच, वो कहता है सप्लायर बैठा हुआ ना, वो भी हमारा कोई आम सप्लायर नहीं, उसने भी आईटी सिस्टम यूज करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। वो भी जब हमारी तरफ से जाता है परचेज ऑर्डर, उसकी जो इनवॉइस आती है वो भी हमें इलेक्ट्रॉनिकली आती है। अब ये परचेज ऑर्डर इनवॉइस में फर्क पता है ना, परचेज ऑर्डर हम उसे कहते हैं भैया इतनी चीजें भेज दो, परचेज इनवॉइस वो कहता है भाई इतनी चीजों का ये रेट है, टोटल बिल ये बना। परचेज ऑर्डर परचेज इनवॉइस में फर्क है, अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा और भूल गए होंगे। अब इनवॉइस आई, अब क्या हुआ, कहानी आगे क्या कह रही है, कह रहा है विच इज क्रेडिटेड डायरेक्टली टू क्रेडिटर्स अकाउंट, जो कि जैसे ही हम इंतजार नहीं करते, डिले नहीं होता, जैसे ही सप्लायर की इनवॉइस आई फौरन क्रेडिटर्स के अकाउंट में कर दी, एंट्री फौरन पास कर दी, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट, जैसे ही इनवॉइस आए। द गुड्स यूजुअली टेक 1 or 2 weeks टू अराइव, चीजें आने में 1-2 हफ्ते लग जाते हैं। वंस दे हैव बीन अराइव्ड, जैसे ही वो आती हैं, गुड सीड नोट इज रेज्ड, GRN या गुड सीड नोट हम बनाते हैं, एंड मैच्ड विद सप्लायर इनवॉइस, सप्लायर इनवॉइस के साथ मैच करते हैं कि भाई जो इनवॉइस में चीजें थी, चीजें फिजिकली उतनी आई हैं, एंड पेमेंट इज ऑथोराइज्ड, पेमेंट कर दी जाती है। अब बताइए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, क्यों ये रिस्क है, क्योंकि परचेजेस हमारी रिकॉर्ड होनी चाहिए, जब रिसीव हो जाए, यहां पे रिसीव हफ्ते 2 हफ्ते बाद आ रही है, रिकॉर्ड वैल्यू हो रही है, इसलिए रिस्क है कि अभी आपका रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं हुए, आपने अर्ली रिकॉर्ड कर लिया, परचेजेस को अर्ली रिकॉर्ड कर लिया। इंडिकेट एंड जस्टिफाई द कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क मॉडल इफेक्टेड, कौन सा, भाई सिस्टम में प्रॉब्लम है, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, कंट्रोल रिस्क। इंडिकेट द की अकाउंट बैलेंस, कौन सा अकाउंट बैलेंस इफेक्ट होता है, परचेजेस भी और इन्वेंट्री भी, सॉरी क्रेडिटर्स भी और इन्वेंट्री भी, इन्वेंट्री या परचेजेस एक ही बात, ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री का देखिए बैलेंस आ रहा होगा, एंट्री पास होगी, इसका मतलब है बैलेंस आ रहा होगा, लेकिन इन्वेंट्री फिजिकली मौजूद नहीं होगी। क्रेडिटर्स भी ओवरस्टेटेड है, इन्वेंट्री भी, क्लियर हो गई ये बात। फिर इंडिकेट द ऑडिट असर्शन टू बी टेस्टेड, कौन सी असर्शन टेस्ट करेंगे, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर या परचेज वाला केस। देखें जब परचेज हो रही होती है ना परपेचुअल सिस्टम में, 2 एंट्रीज पास होती हैं, 2 ही होती है ना, इन्वेंट्री की लैदा और परचेजेस क्रेडिटर्स की लैदा, इससे क्या एक होती है, हाँ 2 होती है, तो इसलिए हमने रिस्क इन्वेंट्री में भी लिखा और क्रेडिटर्स में भी लिखा। इन्वेंट्री में एग्जिस्टेंस का रिस्क है कि इन्वेंट्री एग्जिस्ट नहीं, रिकॉर्ड होगी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। क्रेडिटर्स में अकरेंस का या कट ऑफ, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, वो रिस्क होगा कि अभी अकर नहीं, ओवरस्टेट होंगे, लेकिन ओवरस्टेटमेंट कोई असर्शन नहीं है, असर्शन क्या है, अकरेंस। 4 क्लियर है, इसके बाद कौन सा 5th नहीं था, 6 नहीं था, फिर 7 और 8। चलिए 7 और 8 को पोस्टपोन कर दें, क्योंकि मैं आज के लेक्चर में कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहा। 7 और 8 डिस्कस किए तो फिर लेक्चर जल्दी जल्दी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ तसल्ली के साथ एग्जाम्पल के साथ इस लेक्चर को हम पढ़ें, तो इसलिए 7 और 8 हफ्ते को, सॉरी मंडे को डिस्कस होंगी आज की असाइनमेंट के साथ। आज असाइनमेंट नहीं देनी क्या मैंने, अच्छा वॉल्यूम 2 निकाल, कल इतवार है, परसों शनिवार है, शनिवार है तो फिर क्या होता है, मंगलवार, पता नहीं क्या क्या वार है, हाँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। असाइनमेंट नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 6 क्वेश्चन हो गए, 6, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। ये रिटन फॉर्म में एग्जाम स्टाइल में अटेम्प्ट करने हैं। कल भी 6 क्वेश्चन दिए थे, आज भी 6 क्वेश्चन दे रहा हूं सिर्फ आपको,
हालांकि छुट्टी भी है। फर्क सिर्फ यह है कि आज के 6 क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है एग्जाम पैटर्न के मुताबिक। जी प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। जी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? दोबारा समझा दूं? क्वेश्चन 4 बताया तो था, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री और जो क्रेडिटर्स का केस है या परचेजेस का केस है उसमें कट ऑफ या क्रस लिख सकते हैं आप। हाँ करेक्शन नहीं करवाई, करेक्शन करवा, हाँ करेक्शन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सेकंड सिचुएशन, सेकंड एग्जाम सॉल्यूशन पेज 90, पेज 90 सॉल्यूशन है A3 वॉल्यूम 2 का। A3 के अंदर सेकंड सीरियल नंबर है 2। इसमें जो कुछ लिखा हुआ है इसको काट दें। ये बात सही लिखी है लेकिन थोड़ा रॉकेट साइंस लैंग्वेज है, इसको इजी लैंग्वेज में हम लिखते हैं। लैक ऑफ ओवरसाइट बाय दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, लैक ऑफ ओवरसाइट बाय दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। इसमें वो हमें बता रहा था कि जो डायरेक्टर है वही चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, डायरेक्टर्स ने निगरानी करनी होती है मैनेजमेंट की। वही बंदा मैनेजमेंट में भी काम कर रहा है, वही बंदा निगरानी भी कर रहा है। क्या वो सही निगरानी कर रहा होगा? ठीक है। जी तो ये भैया बता देता हूं, चैप्टर वॉल्यूम 2 चैप्टर 10 पेज 90 सॉल्यूशन है थर्ड क्वेश्चन का, सीरियल नंबर 2, उसके आगे 2.25 लाइनें लिखी हुई हैं। इन सारी लाइनों को काट दीजिए और इसकी जगह पे लिखिए लैक ऑफ ओवरसाइट बाय दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। लैक यानी दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस सही ओवरसाइट नहीं कर रहे होंगे। इसके बाद क्वेश्चन 4 के सॉल्यूशन पे है, इसी पेज पे एंड में है ऑडिट असर्शन टू बी टेस्टेड। इसमें वैल्यूएशन से पहले लफ्ज लिख लें एक्यूरेसी, क्योंकि असर्शन का कंप्लीट नाम है एक्यूरेसी वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। तो पहला लफ्ज वैल्यूएशन, इससे पहले लिख लें एक्यूरेसी। आखिरी लफ्ज है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को काट के लिख लें रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स। फिर नेक्स्ट पेज पे आए, नेक्स्ट पेज 91, इसमें परचेजेस के साथ कट ऑफ लिखा है। कट ऑफ के साथ ब्रैकेट में अक्रस भी लिख ले, अक्रस भी चल जाएगी, कट ऑफ भी चल जाएगा। ठीक है, दोनों असर्शन वायलेट हो रहे हैं। फिर आइए पेज 92 पे, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। सेकंड हेडिंग है डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इसके नीचे पहले 2 बुलेट डिलीट कर दीजिए, पहले 2 बुलेट डिक्रीज कर दीजिए। परचेजेस के साथ लिख दीजिए ओवर स्टेटमेंट। जो आखिरी बुलेट है सेकंड के अंदर ही, परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक में भी अंडरस्टेटेड। तो क्लोजिंग स्टॉक तो अंडरस्टेटेड का रिस्क है, परचेजेस में ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है। कर लिया ये। इसके बाद थर्ड जो हेडिंग है एन इंक्रीज इन इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इसका सेकंड बुलेट है सेल्स में भी अंडरस्टेटेड। इस बुलेट को काट दीजिए और इसके बजाय लिख लीजिए फिक्स एसेट्स में बी इम्पेयर्ड।
फिक्स्ड एसेट्स में बी इम्पेयर्ड। ये है आपकी करेक्शन। जी, अब वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। अटेंटिव होके सुनिएगा आज का लेक्चर। आज हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं ऑडिट अप्रोच इन NFPO। NFPO मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट अप्रोच क्या होगी। देखिए, आपने हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं ना, जिनको हम डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनका ऑडिट करते हैं, वो क्लाइंट कौन कौन हो सकते हैं। वो हो सकता है कोई सोल प्रोप्राइटर हो, सोल प्रोप्राइटर। वो हो सकता है कोई पार्टनरशिप फर्म हो। वो हो सकता है कोई कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी कंपनी हो। वो हो सकता है कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे एनजीओज वगैरह। एनजीओज वगैरह आपने इससे पहले अपनी अकाउंटिंग में शायद इनके बारे में पढ़ा होगा। आपने जब इंट्रो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना शुरू की, तो क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप कंपनीज के बनाते थे, इंडिविजुअल्स की? वो आईएफआरएस के मुताबिक नहीं बनाते थे। आईएफआरएस प्रोबेबली आपने FR1 FR2 में शुरू किया होगा। तो जो इंट्रो में हम फाइनेंशियल बनाते थे वो सिंपल वाली होती थी, यानी सोल प्रोप्राइटर की। अकाउंटिंग में आपने सोल प्रोप्राइटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाए। क्या वो इंट्रो में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे और FR1 FR2 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं एक जैसी होती हैं? कौन सी ज्यादा कम्प्लेक्स, ज्यादा मुश्किल, किस पे ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होते हैं? FR2 कंपनी वाली। तो इसका मतलब है सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट है। कंपनी के ऊपर आईएफआरएस वगैरह अप्लाई होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप पे अप्लाई नहीं होते। इसी तरह आपने एक और बिजनेस पढ़ा होगा, पार्टनरशिप। इसकी भी काउंटिंग की होगी। पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? बताइए, क्या पार्टनरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ऐसे होते थे? वो थोड़ा सा डिफरेंट होता था। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते थे, वो फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता था। इसी तरह एक और टॉपिक पढ़ा होगा आपने, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, या एनजीओ, या उसे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के नाम से हम कहते थे। उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता था, उसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनता था, याद है? बताइए, क्या इन सब की काउंटिंग फाइनेंशियल्स में बनाना सीख चुके हैं? एक जैसी होती थी या फर्क होता था? तो मुझे खुद सोच के बताइए, जब इनकी काउंटिंग में फर्क होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए, तो क्या इनके ऑडिट में भी फर्क होता होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है। और इसी तरह सुन लें, जो हमारा, गैस कीजिए, हमारे जो ज्यादातर ऑडिट क्लाइंट होते हैं वो कौन होते हैं? कंपनी, ज्यादातर। लेकिन याद रखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप भी हो सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होती, एनजीओज वगैरह। जो कंपनी होती है, ये तो हमारा नॉर्मल क्लाइंट होता है ना, इसको तो नॉर्मली एंटिटी। इन सब के लिए कलेक्टिव वर्ड यूज किया जाता है एंटिटी। लफ्ज एंटिटी और कंपनी में फर्क है। कंपनी अगर कहीं पे लिखा जाएगा, इसका मतलब है उससे मुराद सिर्फ ये वाला क्लाइंट है। एंटिटी का लफ्ज लिखा जाएगा तो सर चार। तो आपने अक्सर देखा होगा ऑडिटिंग में वर्ड यूज किया जाता है एंटिटी, वो इसलिए कि आपका दो भी क्लाइंट, क्योंकि अक्सर कंसेप्ट सब पे अप्लाई होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे फर्क है। ये जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप होता है, इनको हम अपनी ऑडिट की लैंग्वेज में कहते हैं स्मॉल एंटिटी। ये तो एंटिटी है, और ये क्या है? स्मॉल एंटिटी। और ये जो ऐसी ऑर्गेनाइज जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होती है प्रॉफिट पर्पस के लिए, इनको क्या नाम दिया जाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी की रिस्क असेसमेंट कैसे होगी, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट हमें क्या समझा रहा है वो, कि आपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क असेसमेंट कैसे करनी है और उससे रिलेटेड दूसरी चीजों को कैसे हैंडल करेंगे। और हमें बता रहा है इसके बाद स्मॉल एंटिटी, भाई इसकी भी तो रिस्क असेसमेंट होगी। क्या हमें आई कैप को चाहिए, हमें इसके बारे में भी हमें गाइड करे कि अगर हमारा क्लाइंट सोल पार्टनरशिप है, हमने क्या करना है। बिल्कुल, इस पे भी गाइडेंस है, वो चैप्टर 11 में आएगी। ठीक है, तो हमारे स्मॉल एंटिटी की भी रिस्क असेसमेंट करते हैं, कंपनी की भी करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी करते हैं।
अभी हमने जो भी रिस्क असेसमेंट पढ़ी वो कंपनी की थी, अब किसकी पढ़ने जा रहे हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट और स्मॉल एंटिटी की कब पढ़ेंगे? चैप्टर 11 में। क्लियर हो गया, ये बेस डेवलप होगी। अब चलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा रिस्क असेसमेंट का लास्ट कंसेप्ट है, इसके साथ ही चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। ये चैप्टर वैसे इसमें कंसेप्ट कोई बहुत ज्यादा काम का नहीं है, 3-4 हैं, लेकिन आईकैप का फोकस इस पे ज्यादा है, यानी जितनी इस कंसेप्ट में जान है उससे ज्यादा फोकस आईकैप इस पे कर रहा है। कुछ एरियाज हैं आईकैप के फेवरेट, ठीक है, आईकैप, तो ये कंसेप्ट भी उनमें से एक है। हमारे पास्ट पेपर्स में भी क्वेश्चन रिसेंटली उसने टेस्ट किए हैं कुछ, और आईकैप के क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन मौजूद है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, इसीलिए अटेंटिव होकर सुनेगा इसको। सबसे पहली चीज कहता है, सबसे पहले तो सीखे डेफिनेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। कहता है ये वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट पर्पस के लिए काम नहीं करती। किस लिए करती है फिर? ये प्रॉफिट नहीं कमाती, क्या कमाती है? सवाब। टू सर्व सोसाइटी, ये सोसाइटी की खिदमत हल्क के लिए काम करते हैं। आपने कभी खिदमत हल्क फाउंडेशन का नाम सुना? हाँ, कहाँ पे होती है भला? कराची राइज। ये मेरा ख्याल है कि वो जो लंदन वाली MQM थी उसने बनाई थी खिदमत हल्क फाउंडेशन, कि जो भी ताजिर हजरात हैं वो चंदा देना चाहें अपनी मर्जी से, जबरदस्ती नहीं, तो वो इस कंपनी इस NGO के हवाले कर दी, इसके डिपॉजिट करवा दें, ताकि ये जो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे जरूरतमंद हजरात हैं जैसे लंदन में, तो ये उन तक पहुंचाया जा सके। तो ये टू सर्व, इसका पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, क्या पर्पस होता है? सोसाइटी को सर्व करना, ठीक है। और ये क्या करते हैं? यूजुअली एक्सेप्ट डोनेशन और ग्रांट, ये नॉर्मली डोनेशन या ग्रांट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि देखिए ये कोई चीज तो सेल नहीं करे, खिदमत हल के लिए है ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या ले सकते हैं आप? फॉर एग्जांपल जैसे शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, ठीक है, वो कोई चीज जो है वो लोगों की सर्विस के लिए बनाया उन्होंने। जैसे इदी फाउंडेशन, शिपा, ये लोगों से डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसके, या गवर्नमेंट भी समटाइम ग्रांट देती है, जैसे सरकारी अस्पताल और ये स्कूल, ठीक है। ये भी इनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, ठीक है, लेकिन इनको अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है कि या तो जनरल पब्लिक डोनेशन दे या गवर्नमेंट ग्रांट दे, ठीक है। ये अच्छा, जैसे आईकैप, आईकैप भी तो एक भाई, आईकैप का मकसद प्रॉफिट अर्न करना तो नहीं है ना, ये तो आप लोगों की खिदमत के लिए ऑर्गेनाइजेशन बने हैं। हाँ, कोई खिदमत में कसर तो ही ना रह जाती। चलें, बिल्कुल ठीक। देखें, कंसेप्ट ये समझाना है कि जरूरी नहीं हर ऑर्गेनाइजेशन लोगों के चंदे या गवर्नमेंट की ग्रांट से चले। ज्यादातर यूजुअली ये डोनेशन या ग्रांट की बेस पे चलती हैं, लेकिन हमेशा नहीं। बाज़ औक़ात इसके कुछ मेंबर्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे ये अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू करते हैं। अगर तो ऑर्गेनाइजेशन लोगों के चंदे पे चल रही हो, उसे कहते हैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आईकैप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, NGO तो है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लोगों के चंदे पे नहीं चलते। इसी तरह गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है, जैसे सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह। तो NGO का कंसेप्ट क्लियर हो गया एग्जांपल के साथ कि होती क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। अब मुझे बताइए, क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट और आम कंपनी का ऑडिट एक जैसा होगा या फर्क होगा? भाई कुछ चीजें एक जैसी होंगी, कुछ फर्क होगी, ठीक है। तो जो चीजें फर्क है हम उन पे फोकस कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, नॉर्मल ऑडिट में हम प्लानिंग करते हैं क्या रिस्क असेसमेंट करते हैं, क्या इंटरनल कंट्रोल को एवेल्युएट करते हैं, क्या एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, क्या रिपोर्ट देते हैं नॉर्मल ऑडिट में? क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट में भी यही काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। प्लानिंग भी करेंगे, रिस्क असेसमेंट भी करेंगे, इंटरनल कंट्रोल को भी कंसीडर करेंगे, एविडेंस भी ऑब्टेन करेंगे और एंड पे रिपोर्ट भी इशू करेंगे। फेजेस वही हैं,
लेकिन अब देखिए फेजेस कैसे डिफरेंट है, क्या करना है। प्लानिंग करते हुए याद होगा आपको चैप्टर 9, अच्छा चैप्टर 9 से याद आ गया, ट्यूसडे को आपका जो टेस्ट होगा उसमें चैप्टर 9 और चैप्टर 10 शामिल है, चैप्टर 9 चैप्टर 10। अब वापस आ जाएं, मुझे बताइए नॉर्मल कंपनी की प्लानिंग की थी जब, तो उसमें क्या कहा था, प्लानिंग करते हुए किन चीजों को कंसीडर करना है, याद है आपको? स्ट्रेटजी, प्लानिंग में स्ट्रेटजी शामिल होती है और ऑडिट प्लान। स्ट्रेटजी में बहुत से मैटर को कंसीडर किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिन इट्स स्कोप, याद है बात वो हेडिंग में। तो क्या एनजीओ की प्लानिंग करते हुए भी हमें कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए? बिल्कुल। कहता है देखो कौन से, जरा सुनते जाएं। कहता है सबसे पहले देखो एनवायरनमेंट कौन सा है एनजीओ का, यानी किस सेक्टर में काम कर रही है, एजुकेशन सेक्टर में है कि हेल्थ सेक्टर में है? बताइए शौकत खानम, किस सेक्टर में है? हेल्थ सेक्टर में। अगर सर्विसेज हॉस्पिटल, हेल्थ सेक्टर में। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ एजुकेशन सेक्टर में भी होते हैं, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ओन्ड स्कूल जो हैं, ठीक है, वो आई कैप जो है ये एजुकेशन सेक्टर। तो कहता है देखो एनवायरनमेंट, देखो क्या है, किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। फिर देखो इसका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप यानी मकसद क्या। जैसे हेल्थ सेक्टर है, जरूरी नहीं हेल्थ सेक्टर की हर एक्टिविटी को कवर कर रहे हो। जैसे शौकत खानम सिर्फ कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है, इसी तरह हो सकता है कोई एजुकेशन सेक्टर में कोई एनजीओ हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उन्होंने एरिया डिफाइन किया हो कि हम सिर्फ जनूबी पंजाब के जो गांव हैं इनमें गरीब लोगों के बच्चों को मुफ्त पढ़ाएंगे, ये उन्होंने अपना स्कोप बता दिया। हमारे लिए ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप समझना बहुत जरूरी है, इसलिए कि बाद में चल के हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद, ताकि हम देख सकें कि उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने जितने भी खर्चे किए हैं ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के मुताबिक किए हैं, उससे अलावा तो नहीं किए। ये तो नहीं है हेल्थ सेक्टर में और खर्चे एजुकेशन सेक्टर में किए। तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप उस एनजीओ का हमने जरूर देख लेना, मकसद क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव किस मकसद के लिए बने हैं। रेगुलेशंस, इन पे कोई रेगुलेशंस अप्लाई होती है कि नहीं। देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप कहना सर ये किताबों में लिखा है उसको हट के हमें 2 हरफी बात बताएं, इसमें सबसे बड़ा मसला क्या होता है। तो मैं कहूँगा इसमें सबसे बड़ा मसला होता है माले मुफ्त दिले बेरहम। आम कंपनी में तो लोगों का, जिन लोगों का पैसा होता है वो नॉर्मली उसको गवर्न कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, अपने बिहाफ पे डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया होता है, डायरेक्टर्स को काम करने के पैसे मिलते हैं, वो एक्टिवली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे चूंकि लोगों का पैसा होता है, जो मैनेज कर रहे हैं, जो कंपनी के एक तरह से डायरेक्टर्स कह लें उनको, उन लोगों का अपना पैसा तो लगा नहीं हुआ, तो वो बगैर सोचे समझे बिला वजह इधर उधर की एक्टिविटीज पे भी खर्चे कर देते हैं, पर्सनल पर्पस पे भी खर्चे कर देते हैं। हो सकता है ऐसा हो कि जी पूरे महीने में डोनेशन रिसीव हुई 9 लाख रुपया, और वो आपस में अब 3 लोग उसको चला रहे हैं, अब वो आपस में डिसाइड कर लें हाँ भाई 9 लाख इस महीने के डोनेशन है, क्या करो भाई 2 लाख मेरी सैलरी, 2 लाख तुम्हारी, 2 लाख इसकी, 6 लाख तो इधर साइड पे करो। इसके बाद हमने किराया देना है बिल्डिंग का, इसके बाद फिर इसमें एसी एक नया लगवाना है, 1 लाख रुपया उसके लिए साइड पे कर दो, फिर आने जाने के लिए बाइक की भी जरूरत है 70-80 हज़ार, उसके लिए साइड पे कर दो। अब बाकी जितना थोड़े से पैसे रह जाएंगे इसके लिए हम किताबें कापियाँ खरीद लेते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो सके। अब बताइए आपके ख्याल में क्या ऐसे होना चाहिए? ये तो 80-90% पैसा जो लोग मैनेज कर रहे हैं इसको उन्होंने अपने पे लगा लिया। तो इसीलिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को खास तौर पे रेगुलेट करने की जरूरत होती है। इसकी एक रीजन ये भी होती है कि बाज़ औक़ात एनजीओज, आप खबरों में सुनते होंगे, किसी गैर मुल्की एजेंडा पे काम कर रही होती हैं, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, कि पैसा इधर से इकट्ठा किया लोगों से और किसी और दहशतगर्द एक्टिविटीज में भी बाज़ औक़ात वो इन्वॉल्व होती। इसीलिए इन ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ रेगुलेशन जरूर होनी चाहिए। हो सकता है गवर्नमेंट ने वो रेगुलेशन इशू की हो, ठीक है, अगर जैसे आप वो अब सुनते थे वो 3-4 साल पहले भी और अब भी शायद, कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू है। वो बेसिकली क्या है, मदारिस क्या है, वो एनजीओज ही हैं, एक तरह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उनकी रजिस्ट्रेशन से मुराद क्या है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन इशू कर रही है जो उनको माननी पड़ेंगी। तो इनके ऊपर रेगुलेशंस होते हैं, उन रेगुलेशंस में क्या हो। अच्छा मुझे बताइए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के मुताबिक बनाएगी क्या? नहीं, उन पे तो वो स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होते, तो वो कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए? गवर्नमेंट ने हो सकता है कि कोई फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिया हो कि इस फॉर्मेट के मुताबिक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं।
वो भी हमें प्लानिंग में देखना पड़ेगा। रेगुलेशन कौन सी अप्लाई हो रही है ताकि बाद में देखें पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो सकता है गवर्नमेंट ने इस तरह की रेगुलेशन लगाई हो कि आपके मैनेजमेंट जो है टोटल एडमिन एक्सपेंसेस आपकी टोटल डोनेशन के 10% तक होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो हमें पहले से पता होना चाहिए ताकि हम ऑडिट के दौरान इस चीज को चेक कर सके कि टोटल जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो रेवेन्यू के 10% से ऊपर तो नहीं गए। की एरियाज क्या होंगे भला प्लानिंग करते हुए? की एरियाज सबसे बड़ा अहम एरिया तो कैश का ही होता है कि कैश जो है वो रिसीट और पेमेंट ये सही हो गई है कि नहीं, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। ये तो नहीं ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे कैश रिसीव करके जेब में डाल दिया हो या इधर उधर के खर्चों पे कैश लगा दिया। पर्पस ऑफ एक्सपेंस खास तौर पे हमें देखना पड़ेगा। प्लानिंग में ये मैटर क्लियर हो गए। प्लानिंग, इसके बाद रिस्क असेसमेंट। इसमें किस तरह के रिस्क होंगे? क्या इसके रिस्क डिफरेंट होते हैं आम एंटिटी से? इसका जवाब है बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे इसमें किस तरह के रिस्क हो सकते हैं, याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम एरिया रिस्क असेसमेंट है और ये कंट्रोल एनवायरनमेंट वाला, ये एरिया सबसे अहम है। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल एक्टिविटीज ये इतना अहम नहीं है, कंट्रोल एनवायरनमेंट वाला ज्यादा अहम है। अच्छा, रिस्क असेसमेंट पे आते हैं। सबसे अहम, इसको जरूर समझना है आपने। क्या रिस्क है? रिस्क हमने दो हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया, इनकम के रिस्क अलग कर दिया, एक्सपेंसेस के अलग कर दिए। इनकम में क्या रिस्क हो सकता है? डोनेशन में बी बेस्ड, इनकम ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बी बेस्ड ओनली ऑन डोनेशन। हो सकता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम सिर्फ डोनेशन बेस्ड हो, यानी डोनेशन पे चलते हैं और कोई उनकी एक्टिविटी नहीं है जहां से रेवेन्यू आए। ठीक है, अगर एनजीओ ऐसी है, जैसे एनजीओ ऐसी है जो कि सिर्फ डोनेशन पे चलती है, तो जिस वक्त हो सकता है कोई इवेंट अकर होने की वजह से या इकोनॉमिक कंडीशंस पुअर होने की वजह से रिसेशन में लोग डोनेशन देना कम कर दें। जैसे आपने देखा होगा वो एडी फाउंडेशन में जब एडी साहब जो है उनकी डेथ हुई, उसके बाद लोगों ने डोनेशन देना बहुत कम कर दी और उनके बेटे को टीवी पे आके कहना पड़ा कि अगर लोगों ने पहले जैसी डोनेशन ना दी, हो सकता है हमें इस फाउंडेशन को बंद करना पड़े या अपने ऑपरेशन को बहुत कम करना पड़े। ठीक है, तो इस तरह के इवेंट होने की वजह से, या वैसे भी नॉर्मल ट्रेंड ये है कि जब महंगाई ज्यादा होती है, रिसेशन होती है, तो लोग डोनेशन देना कम कर देते हैं। चूंकि एनजीओ जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी की सारी डोनेशन से इनकम ले रही है और उसकी बेस पे ऑपरेशन चल रही है, डोनेशन कम हुए, रिस्क होता है कि हो सकता है वो अगले सालों में ना चल सके। इस सूरत में हमें गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा ऐड करना पड़ेगा। एक छोटी सी एग्जांपल भी आपको देता हूं। हम एक ऑडिट क्लाइंट पे गए, वो एक हॉस्पिटल था तो उसकी जब अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे, मुझे एक बात बड़ी अजीब सी लगी। मैंने मैनेजमेंट से पूछा, मैंने कहा सर आपका हॉस्पिटल है, ये सारे का सारा डोनेशन बेस्ड है, यानी लोगों से डोनेशन लेके चलता है और फिर गरीबों का मुफ्त इलाज भी करते हैं, लेकिन मैंने कहा साथ ही आपने मेडिकल कॉलेज की भी रजिस्ट्रेशन करवाई है, लाइसेंस लिया है, और यहाँ पे जो स्टूडेंट को मेडिकल आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें तो उस वक्त, आज से ये 12-13 साल पुरानी बात है, उस वक्त वो 5 सेमेस्टर होते थे शायद, उनके 5 सेमेस्टर की जो टोटल फीस उस वक्त 28 लाख हुआ करते थे। अब तो मेरा 60-70 लाख होगी प्राइवेट कॉलेज में शायद। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? एक तरफ आप कहते हैं हम लोगों की खिदमत के लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, दूसरी तरफ कॉलेज में से आप लूट रहे हैं उसको दोनों हाथों से स्टूडेंट को और 28 लाख फीस ले रहे हैं। कह लेंगे नहीं सर आप गलत समझे हैं, असल में डोनेशन आपको पता है अनसर्टन होती है, कभी आई तो कभी नहीं आई। तो हमने क्या किया है, कॉलेज से जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, नो डाउट लाखों में प्रॉफिट, करोड़ों में प्रॉफिट होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर हम वो सारा प्रॉफिट एडजस्टमेंट के जरिए से हॉस्पिटल को डोनेट कर देते हैं ताकि हॉस्पिटल अपनी एक्टिविटीज करता रहे सपोर्ट के लिए। अब बताइए अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो हॉस्पिटल की ऑडिट रिपोर्ट में आप मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा ऐड करेंगे? नहीं, क्योंकि उनकी सारी इनकम डोनेशन बेस्ड नहीं है, उन्होंने अपना परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम एस्टैब्लिश कर लिया। लेकिन अगर ये परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम ना हो, क्या फिर अनसर्टेनिटी है? बिल्कुल है। तो अगर इनकम सिर्फ डोनेशन बेस्ड है, अनसर्टेनिटी होगी। हमारे ऑडिट पे क्या इफेक्ट होगा? साथ साथ रिस्क भी बता रहा हूं, साथ साथ ऑडिट पे इफेक्ट भी बता रहा हूं। ऑडिट पे क्या इफेक्ट होगा? मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा ऐड करना पड़ेगा। आगे सुने, यूज ऑफ वॉलंटियर्स, रजाकारों को अगर इस्तेमाल करते हैं, अगर रजाकारों को इस्तेमाल किया जाए, क्यों?
आपने अक्सर देखा होगा जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर पे या दुकानों पे वो कुछ जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो उन्होंने कुछ डब्बे रखे होते हैं, डोनेशन बॉक्सेस, और वो कहते हैं कि जिसमें चंदा डालें, और कलेक्शन के लिए उन्होंने कुछ रजाकारों को भी कहा होता है कि आप जाइए और हफ्ते 2 हफ्ते महीने बाद अपने इलाके के जो डोनेशन बॉक्सेस हैं हमें ला के दे दीजिए, और फिर वहां पे उसको गिन के तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं कितनी इनकम आई। मुझे बताइए क्या इस सिस्टम में आपको कोई रिस्क नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ। अब देखें बॉक्स को लॉक लगा होता है, क्या फिर भी रिस्क है? क्या रिस्क है? बॉक्स को खोलेगा नहीं, वो बॉक्स लेके उड़ जाएगा, लेके निकल। या अगर फर्ज कीजिए उसने बॉक्स लेके वापस गया भी, लेकिन उसे बॉक्स में नजर आ गया 5000 का नोट पड़ा हुआ है, क्या करेगा? हाँ, वो याद है छोटे होते थे, छोटे बहन भाई हमारे, वो गल्ला लेके उसमें पैसे जमा करते रहते थे। हम बाद में क्या करते थे, वो उस जो गल्ला होता था उसको उल्टाते थे, वो चम्मच के साथ या छुरी के साथ, छुरी ज्यादा बेहतर रहती थी, नोक वाली होती थी, वो नोट निकाल लेते थे। वो कहता वो उसी तरह उसमें जो 5000 का नोट है वो निकल जाएगा। उधर बैठे लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि डोनेशन कितनी आई थी, हमें रिसीव कितनी हो रही है। बताइए अगर रजाकारों को यूज करें, जो रजाकार भी हो साथ में फनकार भी हो, जैसे 5000 का नोट नया बड़ी फनकारी से निकाल लिया, तो क्या कंप्लीटनेस ऑफ इनकम इंश्योर हो सकती है? क्या ऑफिस में बैठे लोग इंश्योर कर सकते हैं कि हमें सारी की सारी इनकम मिल गई कि नहीं मिली? नहीं इंश्योर कर सकते। तो इस केस में हो सकता है हमें रिपोर्ट में मेंशन करना पड़े कि सर कंप्लीटनेस ऑफ इनकम हम इंश्योर नहीं कर सके, रास्ते में हो सकता है दाएं बाएं होगी हो कुछ इनकम। खास तौर पे देखें कंप्लीटनेस ऑफ इनकम का रिस्क तो आम ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, लेकिन आम ऑर्गेनाइजेशन में हम उसको इंश्योर कर सकते हैं। गवर्नमेंट गाइड करने के लिए जाए, क्या वहां रिस्क नहीं है कि जो कैशियर होगा वो पैसे रिसीव करे कस्टमर से जेब में डाल ले? लेकिन वहां पे पकड़ा जाएगा क्या? हम कैश रिसीव को सेल इनवॉइसेस के टोटल से मैच कर लेंगे। क्या यहाँ पे जो बंदा भी डोनेशन देता है सेल इनवॉइस कोई किसी किस्म की इनवॉइस जनरेट हो रही होती है? इसीलिए मुश्किल होता है इंश्योर करना। इनकम क्लियर? एक्सपेंसेस की तरफ आते हैं। इफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इंस्ट्रक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है जिसकी बेस पे वो बनी हो? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। कंपनी के केस में जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स है यानी जिसके मुताबिक कंपनी चलेगी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में उसे कहते हैं ट्रस्ट डीड, यानी ट्रस्ट डीड एक तरह से मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। कंपनी के केस में जिसे मेमोरेंडम आर्टिकल्स कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में उसे क्या कहते हैं? ट्रस्ट डीड। कंपनी के केस में जिनको डायरेक्टर्स कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में उन्हें क्या कहते हैं बोला? ट्रस्टीज। ये ट्रस्ट डीड और ट्रस्टीज की टर्म जहन में रखिएगा, ये ना एग्जाम में आए और आप समझ ना लगे। ठीक, वो कहते हैं अगर ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन के हमारे खर्चे सिर्फ इस पर्पस के लिए होंगे, क्या एज ऑडिटर हमें देखना चाहिए कि उस पर्पस के मुताबिक ही खर्चे हो रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल देखना चाहिए, और अगर नहीं हो रहे रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। अगर कोई डोनर इंस्ट्रक्शन दे दे, बाज़ औक़ात कुछ डोनर भी इंस्ट्रक्शन दे देता है, ठीक है, डोनर जैसे हॉस्पिटल में की एग्जांपल मैं दे रहा हूं, उसी में मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा सर ये डोनेशन आपको आती है, इसमें क्या आप किसी चीज का ध्यान रखते हैं? उनका बिल्कुल रखते हैं कि क्या डोनर ने कोई हमें इंस्ट्रक्शंस तो नहीं दी। अगर डोनर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जैसे कुछ लोग आते हैं हमें डोनेशन देते हैं, कहते हैं सर इससे आपने क्या करना है, डेंटल हॉस्पिटल डेंटल ब्लॉक बनाना है और उस पर बड़ा बड़ा मेरे दादाजी का या मेरे वालिद साहब का नाम लिख दीजिएगा। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है, बाद आपने देखा होगा मस्जिदों में भी पंखों के ऊपर नाम लिखा होता है, कुर्सियों के पीछे नाम बराए साले सो आप नाम लिखा हो। ऐसे लोगों की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अगर खर्चे ना किए जाएं तो वो क्या करेंगे? वो डोनेशन वापस भी ले सकते हैं। अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा जनरल डोनेशन, नहीं जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, इसका कंसेप्ट होता था भाई, होता था। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जनरल डोनेशन को इनकम रिकॉर्ड करते थे, स्पेसिफिक डोनेशन को लायबिलिटी रिकॉर्ड कर। उन्हीं दिनों में जिसकी मैं बात कर रहा हूं से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, वो जल्जला आया था 2005 की बात है शायद। जल्जला आया तो लोगों ने एक तो रूटीन नेचर की, कंपनी ने 2 बैंक अकाउंट बना लिए, एक तो रूटीन नेचर की डोनेशन हॉस्पिटल के लिए, दूसरा उन्होंने कहा हमने जल्जला ज़दगान के मुतासरीन की मदद के लिए भी एक फंड कायम किया, आप उसमें पैसे दीजिए।
अब ये जो दूसरे अकाउंट में पैसे आते थे, डोनर की इंस्ट्रक्शन होती थी क्या कि इसको ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए यूज करना है। अब बताइए एनजीओ वाले, वो नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल वाले क्या करते थे, जिनके साथ इंस्ट्रक्शन नहीं ना होती, जो जनरल डोनेशन, उनकी एंट्री करते थे कैश डेबिट इनकम क्रेडिट डोनेशन इनकम। लेकिन जो स्पेसिफिक डोनर इंस्ट्रक्शन देता था भाई ज़लज़ला ज़दगान की मदद, उनको इनकम रिकॉर्ड नहीं करते थे, लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। खास तौर पे हमने देखा था लाइबिलिटी रिकॉर्ड, और जैसे जैसे खर्चे हों वो लाइबिलिटी में से रिड्यूस होते हैं। तो क्या अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्ट्रक्शंस हैं, डोनर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, हमें उनको देखना चाहिए कि नहीं फॉलो हो रही है कि नहीं। और अगर लिखा हुआ है इफ देयर इज लिमिट ऑन एडमिन एक्सपेंसेस, ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है एडमिन एक्सपेंसेस टोटल एक्सपेंस जो रेवेन्यू डोनेशन मिली है उसका 10% तक होंगे। क्या लिखा हुआ ट्रस्ट डीड में? 10% तक होंगे एडमिन एक्सपेंस, यानी सैलरीज वगैरह। जो मैंने आपसे कहा कि वो 2-2 लाख अपनी सैलरी डिसाइड करके हो सकता है 80% घर ले जाए। तो बताइए क्या सिचुएशन होगी? 3 ऑप्शन दे रहा हूं। नो रिस्क, अगर क्वेश्चन में उसने लिखा कि ट्रस्ट डीड में है कि टोटल जो एडमिन एक्सपेंसेस होंगे टोटल डोनेशन का 10% तक होंगे, इससे ज्यादा नहीं, लिमिट लगा दी, क्या रिस्क ये है कि एडमिन एक्सपेंसेस 10% से कम होंगे? क्या रिस्क ये है कि एडमिन एक्सपेंसेस 10% से ज्यादा होंगे? क्या यह रिस्क ये है कि हो सकता है एडमिन एक्सपेंसेस 10% से ज्यादा हो लेकिन लोगों को नजर ना आ जाए, इस वजह से उन्होंने ऊपर वाले एक्सेस एडमिन एक्सपेंसेस मिस क्लासिफाई करके किसी और हेड में डाल दिया, किसी और हेड में डाल दे। क्योंकि अगर उधर ही एडमिन एक्सपेंसेस ज्यादा किए लेकिन एडमिन एक्सपेंसेस में भी रिकॉर्ड करें, वो तो फौरन ही पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो किसी दूसरे, तो हमने देखना है कहीं मिस क्लासिफिकेशन तो नहीं हुई। अब आप बताइए क्या आपके ख्याल में इंटरनल कंट्रोल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? रीजन सुन लें। क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होगी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? भाई वो तो खुद जो है लोग रजाकारों से काम करवा रहे हैं, उन तक कोशिश होगी कम से कम लोग हो। क्या उसमें क्वालिफाइड एक्सपीरियंस स्टाफ रखा होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे अकाउंटिंग करने के लिए? नहीं, जाहिर है उन्होंने अपनी जरूरत के मुताबिक एक्सपेंसेस को कम करने के लिए किसी पार्ट टाइम अकाउंटेंट की हेल्प ले ली होगी। क्या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, जो एक बड़ी लिस्टेड कंपनी में होता है? नहीं होगा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, मॉनिटरिंग नहीं हो रही। क्या जिस तरह बड़ी कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, उन्हें सैलरी मिलती है, वो पीरियडिकली मीटिंग करके पूरे बिजनेस को ऑब्जर्व करते हैं, ये सारे काम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होंगे? क्योंकि इसमें जो ट्रस्टीज हैं उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही होगी, अल्लाह वास्ते काम स्वाब के लिए काम कर रहे होंगे ना। तो जब उनके पास टाइम होगा वो मीटिंग कर लेंगे, जब टाइम नहीं होगा हो सकता है उनमें से मीटिंग लोग ना करें। तो इसीलिए प्रॉपर ऑथोराइजेशन नहीं होगी एक्सपेंसेस की, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा होगा, ओवरऑल कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक होगा। क्यों वीक होगा ओवरऑल कंट्रोल एनवायरनमेंट? सेग्रीगेशन ड्यूटीज नहीं है, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं है, इंटरनल डिपार्टमेंट नहीं है, ट्रस्टीज की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होती कि वो हर ट्रांजैक्शन को पहले से ऑथोराइज करें। तो ओवरऑल फिर भी ओवरऑल कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक है। फिर भी 1-2 एरियाज पे आपने कंट्रोल्स को खास तौर पे देखना है। वो कौन से एरियाज है जो भी बताएं? कैश का, रिसीव के ऊपर भी, पेमेंट के ऊपर भी। रिसीव पूरा हुआ कि नहीं हुआ, पेमेंट करते हुए एक्सपेंडिचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव के मुताबिक ये कि नहीं किया एक्सपेंडिचर, इस पे क्या कंट्रोल्स है, सही हो रही कि नहीं। अच्छा, अब पहला कंसेप्ट इसी चैप्टर का आ गया। क्या आपके ख्याल में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो अप्रोच होगी सिस्टम बेस्ड अप्रोच होगी या सब्सटेंटिव? क्यों? कंट्रोल एनवायरनमेंट तो वीक है इसलिए। तो अच्छा, सब्सटेंटिव अप्रोच में भी 2 तरह के सब्सटेंटिव प्रोसीजर थे, याद है? कौन से थे? एनालिटिकल, टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल होता है इनवाइसेस वगैरह चेक करना, क्या यहाँ इनवाइसेस बन रही होती है सारी? तो इसका मतलब है हमारा ज्यादा फोकस सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी ज्यादा फोकस किस पे होगा, कि एरियाज कौन से होंगे जिस पे आपने फोकस करना है। इनकम कंप्लीटली रिकॉर्ड हुई कि नहीं हुई, वही बात देखें, वही बात तकरीबन यहां पे है
यहाँ पे है, और वही बात जो है वो तकरीबन यहाँ पे है, क्योंकि अहम एरियाज यही है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। कैश रिसीव है, कैश पेमेंट है, यूज सही किया कि नहीं किया पर्पस के मुताबिक, ये 2-3 मेन एरियाज हैं। यहाँ पे भी वही बात कर रहा है, कंप्लीटनेस ऑफ इनकम, इनकम कंप्लीट और पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज, यानी पर्पस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कुछ और था, जो ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव कुछ और है, खर्चा किसी और एरिया में कर दिया। आखिरी कंसेप्ट आज का, बताइए भैया रिपोर्ट देंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रिटर्न फॉर्म में, ज़बानी कलाम में, फॉर्मेट कौन सा यूज करेंगे, कंपनीज एक्ट का? नहीं, वो तो कंपनीज के लिए है। आगे देखेंगे, अगर गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशंस इशू किए थे, गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशंस इशू किए थे, इन रेगुलेशंस में कोई रिपोर्ट का फॉर्मेट भी दिया है तो हमारी रिपोर्ट होगी उस फॉर्मेट के मुताबिक। लेकिन अगर गवर्नमेंट रेगुलेशंस में फॉर्मेट नहीं है रिपोर्ट का, तो हमने कौन सा फॉर्मेट यूज करना है? कहता है आईएसए वाला फॉर्मेट यूज करें विद सम मॉडिफिकेशन, थोड़ी बहुत जरूरत के मुताबिक मॉडिफिकेशन होगी उसके बाद। क्लियर हो गई? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। और